नमस्ते बच्चों। आज हम कवि भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित मेरा भारत महान कविता पर चर्चा करेंगे। कविता पर चर्चा करने से पूर्व हम कवि से परिचित हो लें। भगवती चरण वर्मा जी हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें राज्यसभा की सदस्यता भी प्राप्त हुई थी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं जैसे चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, मेरी कविताएं, वसीयत, मेरी कहानियां आदि। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कविता पाठ के माध्यम से उसकी व्याख्या करते हैं। पहला पद्यांश। मातृभू शत शत बार प्रणाम, ऐ अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपनी भारत भूमि की महानता का वर्णन करते हुए अपनी देशभक्ति की भावना को उजागर किया है। प्रथम पद्यांश में कवि अपनी मातृभूमि अर्थात भारत भूमि को नमन करते हैं और कहते हैं कि हे मेरी मातृभूमि, तुम्हें सैकड़ों बार प्रणाम है। तुम महापुरुषों को जन्म देने वाली माता रही हो। तुम्हारे ही कोख से महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और श्री राम जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है और उनके विचार अभी भी तुम्हारे हृदय में बसे हुए हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी, गौतम बुद्ध और श्री राम जैसे महापुरुषों का जीवन मानवता के लिए ही समर्पित था और उनके विचारों की आवश्यकता आज भी इस देश को है। मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे पद्यांश पर आते हैं। हिमगिरी सा उन्नत तव मस्तक, तेरे चरण चूमता सागर। श्वासों में है वेद ऋचाएं, वाणी में है गीता का स्वर। ऐ संस्कृति की आदि तपस्विनी, तेजस्विनी अभिराम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि के अनुसार मातृभूमि का मस्तक हिमगिरी अर्थात ऊंचा हिमालय पर्वत है और मातृभूमि के चरण को हिंद महासागर चूमता है। कहने का अर्थ है कि हमारा देश उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। कवि आगे कहते हैं कि हमारे देश में वेद और गीता जैसे महान ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं जो आज भी हमारे देश की चेतना अर्थात सोच में शामिल है और हमारी मातृभूमि एक तपस्विनी अर्थात जो तपस्या करती है की तरह तेजस्विनी और सुंदर भी है। ये आपके दूसरे पद्यांश की व्याख्या थी। अब हम आते हैं तीसरे पद्यांश पर। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि यहाँ भारत की प्राकृतिक संपदा अर्थात नेचुरल रिसोर्सेस का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ के खेत
बहुत उपजाऊ हैं। उपजाऊ अर्थात फर्टाइल। यहाँ के वन फल फूलों से युक्त हैं और यहाँ की भूमि खनिजों अर्थात मिनरल्स का भंडार है और यह अपनी संपदा के माध्यम से सबको सुख संपत्ति और धन दौलत खुले हाथों से बांट रही है। अर्थात यहाँ के लोग इसकी प्राकृतिक संपदा से लाभान्वित हो रहे हैं। ये है तीसरे पद्यांश की व्याख्या। अब हम आते हैं चौथे पद्यांश पर। प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम, नई चेतना नई स्फूर्ति युद्ध, तुझ में चिर विकास का है क्रम, चिर नवीन तू जरा मरण से मुक्त, सबल उद्दाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो आइए अब चौथे पद्यांश की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मातृभूमि के हृदय में स्थित मूल भावना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानव जाति के प्रति प्रेम और दया की भावना ही इसके मूल में है। इसके मूल में सत्य के प्रति निष्ठा और किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली भावना छिपी है। हमारी मातृभूमि नई सोच व नई ऊर्जा के साथ हमेशा से विकास करती आ रही है और इसका रूप हमेशा नया ही होता है, जो मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्त है। अर्थात हम इसे इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि इसकी सोच व विचार के कारण इसकी नूतनता हमेशा बनी रहती है और कभी यह शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होती। अब हम पांचवें व अंतिम पद्यांश की ओर आते हैं। तो आइए इस प्रकार है। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से, सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि यदि हम उसकी छवि की कल्पना करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक माँ की तरह है, जिसके एक हाथ में सबके प्रति न्याय की भावना है। जैसे एक माँ अपने सारी संतानों को एक जैसा प्रेम करती है, किसी के प्रति किसी प्रकार की कोई भेद भावना नहीं रखती, उसी प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। अर्थात समान दृष्टिकोण है तो दूसरे हाथ में अपनी संतानों को अज्ञानता से मुक्ति प्रदान करने के लिए ज्ञान का प्रकाश है। कवि मातृभूमि से कहते हैं कि संसार की बुराइयों को नष्ट करने का समय आ गया है और यह तुम्हारे ही द्वारा संभव है। तुम्हारा साथ देने के लिए हम भारतवासी एकजुट होकर तैयार हैं, जिससे कि पूरे नगर, शहर व पूरे गांव तक भारत माता का जय जयकार होने लगे। कवि के अनुसार कोई भी बड़ा परिवर्तन तभी होता है जब देश के प्रत्येक लोग उसमें सहयोग करें। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रत्येक नागरिक की सहयोगिता की आवश्यकता है। इस पूरी कविता का सार यही है बच्चों कि मातृभूमि के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखनी चाहिए और स्थिति जैसी भी हो कभी इसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। अपने सहयोग से ही इसके सर को हम हमेशा ऊंचा रख सकते हैं। जैसे आप अपने माता पिता के सर को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार हमें इसे विस्तृत या व्यापक रूप से देखना होगा। तभी हम अपने परिवार, समाज व देश के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो हुई आपकी कविता की पंक्तियों की व्याख्या और हमें पूरी उम्मीद है कि व्याख्या को आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा। तो आइए
कुछ शब्दों के अर्थों से परिचित हो लें ताकि जब आप कविता पढ़ें तो आपको समझने में आसानी हो। शत शत अर्थात सैकड़ों बार या सौ सौ बार। जननी यानी माँ। उर का अर्थ है हृदय। औ आपने कई जगह कविता में देखा होगा औ का यहाँ अर्थ है और। हिमगिरी अर्थात हिमालय। उन्नत अर्थात विकसित डेवलप्ड। मस्तक यानी सर। श्वास यानी सांस। संस्कृति अर्थात संसार। अभिराम अर्थात सुंदर। युक्त अर्थात युक्त या फिर सुसज्जित भी कह सकते हैं इसे। व्यापक यानी फैलाव हुआ। मुक्त हस्त अर्थात खुले हुए हाथों से। धाम यानी घर। इष्ट यहाँ पर इसका अर्थ हुआ जिसकी इच्छा की जाए या चाहा हुआ। चिर अर्थात हमेशा। संयम अर्थात नियंत्रण काबू। जरा मरण अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु। सबल उद्दाम अर्थात शक्तिशाली। पताका यानी झंडा। कोटि अर्थात करोड़ों। नाद यानी ध्वनि।